अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग पे हमारी डिस्कशन जारी थी और कल हमने कुछ एक्टिविटीज़ रेलेवेंट कॉस्टिंग पे देखी थी। तो एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के जहन में कल के डिस्कशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए। हमने कल आखिरी जो एक्टिविटी देखी थी दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। आज की जो एक्टिविटी हमारी प्लान में है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 टू पास लिमिटेड, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी असाइनमेंट में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपकी असाइनमेंट में रहेगा और हम आगे मूव कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए ज़रा। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, इसमें कुछ एडिशनल डिफरेंट वेज में डिस्कशन है, तो इसलिए इसको मैंने अपनी प्लानिंग में शामिल किया। ये सवाल ओरिजिनली शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो CFAP में, जब पुरानी स्कीम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग CFAP में होता था तब ये क्वेश्चन वहाँ पे टेस्ट किया गया था। ये कैप लेवल पे क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ हुआ, लेकिन कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। सिर्फ इसमें एक एडजस्टमेंट मुझे लगता है थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी सारी एडजस्टमेंट मुझे लगता है रिलेटिवली मुनासिब ही हैं। नंबर मतलब जो हम कहते हैं ना पासिंग नंबर लेना इस सवाल में, ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो आप लोगों के लिए। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमारी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द यूनिट प्राइस द TL कुड बिड फॉर द स्पेशल ऑर्डर टू पर्ल लिमिटेड। हमें क्या प्राइस बिड करनी चाहिए, TL को क्या प्राइस बिड करनी चाहिए पर्ल लिमिटेड से स्पेशल ऑर्डर के लिए, और प्राइस हमें देनी है पर यूनिट। टू पास लिमिटेड TL इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। Pearl Limited, one of its major customers, has invited TL to bid for a special order of 150,000 units of product beta. Following information is available for the preparation of the bid. Each beta requires 0.5 kilogram of material C. This material C is produced internally in the batches of 25,000 kg each एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 पर केजी। अब यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा फर्क आपको हाईलाइट कर दूं। अभी तक हमने जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था दैट वाज विद रेफरेंस टू बाइंग द मटेरियल। हमने कहा था जी इज द मटेरियल इन स्टॉक, अगर आंसर होता था नो तो हम कहते थे करंट परचेज प्राइस। अब इस सवाल में आपको पहली लाइन से ही पता लग गया कि मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो आपने बाहर से खरीदना नहीं है, वो इन हाउस बनाना है। तो थोड़ी सी ये चेंज इसमें यहाँ से आपको फील होनी चाहिए कि चेंज आ गई है। जो इसका मतलब डायरेक्टली जैसे हमने ट्री पढ़ा था, ये ट्री वैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं होना, थोड़ा सा हमें दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। द सेटअप कॉस्ट पर बैच इज ₹80,000। मटीरियल C कुड बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 225 पर केजी। मटीरियल C इस ऑर्डर बीटा में भी इस्तेमाल होना है, डायरेक्टली मार्केट में भी बिकता है। TL has the capacity to produce 100,000 kgs of material C. However, the current demand for material C in the market is 75,000। 1 लाख की हमारी कैपेसिटी है C बनाने की, 75,000 ऑलरेडी हम मार्केट में बना के बेच रहे हैं। ये कहानी उसने C की बता दी हमें। दोबारा पढ़ेंगे इस पैरे को, वर्किंग भी करेंगे इसके ऊपर। Every 100 units of product beta requires 150 labor hours. Workers are paid at the rate of 9,000 per month. Idle labor hours are paid at 60% of the normal rate, and TL currently has 20,000 idle labor hours. The standard working hours per month are fixed at 200 hours. Variable overheads applicable rate is 25 per labor hour. Fixed overheads are estimated at 22 million. It is estimated that special order would occupy 30% of the total capacity. The production capacity of beta can be increased up to 50% by incurring additional fixed overheads. The fixed overheads rate applicable to enhanced capacity would be 1.5 times the current rate. The utilized capacity at current level of production is 80%. ये एक चैलेंज यहाँ पे भी है, इस पॉइंट में भी एक चैलेंज है हमारे लिए। इसके समझने के लिए भी आपको कुछ एडिशनल मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा, कुछ एडिशनल नॉलेज आपके पास मैं आपसे शेयर करूँगा।
The normal loss is estimated to be 4% of the input quantity and is determined at the time of inspection, which is carried out when the unit is 60% complete. Material is added to the process at the beginning while the labor and overheads are evenly distributed over the process. TL has the policy to earn a profit at the rate of 20% of the price. 20% of the price profit earn करते हैं. हमसे उसने प्राइस मांगी है, पर यूनिट प्राइस बताओ. तो पर यूनिट प्राइस बताने का तरीका रहेगा कि हम कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर लेंगे और कॉस्ट इज 80, ऐसा ही है ना. कॉस्ट डिवाइड विद 80 इंटू 100 करेंगे तो प्राइस आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा तरीकाकार है. एक सवाल फिर पढ़ लीजिए, फिर हम इसके आंसर्स की डिस्कशन शुरू करते हैं. रीड थ्रू द स्टोरी अगेन. डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन अक्सर चैलेंजिंग हुआ करेंगे. आम सवाल 2 दफ़ा अगर पढ़ना पड़ेगा तो ये कम से कम तैयार रहिए, ज़हनी तौर पे 3 से 4 दफ़ा आपको पढ़ना पड़ेगा. अच्छा जी, 1,50,000 यूनिट्स का ऑर्डर है. इस सवाल का डाटा कुछ इस अंदाज में दिया गया है कि पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 3 था ये, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ 150,000 यूनिट्स. हमें 150,000 यूनिट्स की रेलेवेंट कॉस्ट लेनी पड़ेगी, जिसमें मटेरियल आएगा, जिसमें लेबर आएगी, इसमें वेरिएबल ओवरहेड होंगे, इसमें फिक्स ओवरहेड होंगे. यहाँ से हमें टोटल कॉस्ट जो मिलेगी, इसको हम यहाँ से फिर कॉस्ट पर यूनिट बना लेंगे, जो कि इफ़ दिस इज़ ए तो ए डिवाइडेड विद 150,000, ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी. और कॉस्ट पर यूनिट जब मेरे पास आ गई, लेट्स अज्यूम दिस इज़ बी, तो मेरी प्राइस पर यूनिट होगी बी डिवाइड विद 80 इंटू 100. ये मेरी प्राइस पर यूनिट आ जाएगी जो मेरी क्वेश्चन में मुझसे मांगी गई है. तो ये है फॉर्मेट बेसिकली जिसको हमें पॉपुलेट करना है. अच्छा जी, किसी भी कॉस्ट की कैलकुलेशन को हाथ लगाने से पहले मुझे इस पॉइंट को कंसिडर करना है. 1,50,000 यूनिट्स तो मैंने फिनिश गुड के कस्टमर को सप्लाई करने हैं. तो 1,50,000 यूनिट सप्लाई करने के लिए क्या मुझे प्रोडक्शन भी 1,50,000 यूनिट की करनी है? तो पहले एक छोटी सी वर्किंग मुझे ये बना लेनी है, जिसमें मुझे बताया गया है कि इनपुट जो प्रोडक्शन होगी वो मेरी कितनी होगी. 150,000 4% रिजेक्शन के बाद है, तो ये 96 है इंटू 100 कितना, 156,250. तो मेरी इनपुट प्रोडक्शन इतने की होगी, जिसमें से नॉर्मल लॉस है 56,250 का,
6520 का, ये मेरा नॉर्मल लॉस होगा और मेरी फिनिश गुड्स जो मुझे मिलेगी वो 1,50,000 की मिलेगी। और अब यहाँ पे एक पॉइंट और सीख लीजिए कि मटेरियल तो प्रोडक्शन का शुरू में डल जाता है, प्रोसेस काउंटिंग सारी पढ़ के आए हो, पता है मटेरियल तो प्रोडक्शन का शुरू में डल गया, तो मटेरियल तो मुझे सारा इतने यूनिट्स का चाहिए, लेकिन क्या मुझे लेबर आवर्स और ओवरहेड सारे पूरे का पूरा चाहिए, 100% चाहिए? इंस्पेक्शन तो हो जाती है 60% पे, तो मेरे जो लेबर आवर्स होंगे, बल्कि मैं इसको कहता हूं तो मटेरियल रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट मेरी है कितनी जी? 0.5 kg पर यूनिट, तो 0.5 मल्टीप्लाइड विद 156,250 मटेरियल रिक्वायरमेंट यहां से निकाल लो, कितनी बनी? 73125 kg, ये मेरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। 78125, और मैं लेबर आवर की रिक्वायरमेंट यहां से अगर निकालूं तो वो मेरी है 6250। जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं इन पे 60% टाइम लगना है, 60% ऑफ टाइम पर यूनिट कितना है? 100 यूनिट्स का 150, 1.5 आवर्स पर यूनिट, और जो फुल यूनिट्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट हैं, इन पे 1.5 पूरा लगेगा। जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं उन पे 60% ऑफ द टाइम लगेगा, और जो गुड यूनिट्स हैं इन पे पूरा टाइम लगेगा। तो सम कर लीजिए कितना बन गया टोटल टाइम? ये आवर्स प्लस ये आवर्स कितने बन गए? ये आवर्स जी बेटा 230,625, ये हमारे लेबर आवर्स हैं जी। ये हमारी पहली वर्किंग, हमने किसी भी कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले ये वर्किंग हमें करनी है, ताकि हमें पता हो हम कॉस्ट किस वॉल्यूम की डिटरमिन करने जा रहे हैं। तो इस वर्किंग में पहले इसको समझना है। जब ये वर्किंग हमारे पास, ये डाटा हमारे पास होगा, फिर ही हम आगे चल सकते हैं। मुझे 1,50,000 फिनिश गुड्स बनाने के लिए इनपुट इतने यूनिट्स की डालनी पड़ी। इतने यूनिट्स इनपुट में से ये मेरा 4% नॉर्मल ऑफ इनपुट, मेरा नॉर्मल लॉस निकल जाएगा। ये मेरी 1,56,250 का 96% फिनिश प्रोडक्ट निकलेगी। हम अंडरस्टैंडिंग अभी ले रहे हैं। मुझे इतने इनपुट्स के लिए मटेरियल तो शुरू में डालना पड़ता है, तो 0.5 kg के हिसाब से ये मटेरियल मुझे शुरू में डालना पड़ेगा। लेकिन लेबर और ओवरहेड तो हमें पता है इवनली लगता है, तो जो लॉस्ट यूनिट्स हैं इन पे मेरा पूरा टाइम नहीं लगेगा, 60% टाइम लगेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन 60 पे हो जाती है। और जो फिनिश प्रोडक्ट है इन पे मेरा पूरा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो टोटल लेबर टाइम कितना लगेगा, ये हमने अपना एनालिसिस कर लिया वॉल्यूम का, कि हम किस वॉल्यूम पे ऑपरेट करने जा रहे हैं और हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। हमने इतने यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए जाना है, हमें इतना मटेरियल चाहिए, इतने लेबर आवर्स चाहिए। अब हम इसकी कॉस्ट मेजर करने की तरफ चलेंगे जी। किसी बच्चे को इस वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है तो पूछिए भाई। अच्छा जी, अब हम वन बाय वन अगर देखना शुरू करें तो वेरिएबल ओवरहेड की कहानी सबसे आसान है। वेरिएबल ओवरहेड का एप्लीकेबल रेट है 25 पर लेबर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड रेलेवेंट होते हैं। इतने लेबर आवर्स काम होने हैं, 25 पर लेबर आवर, सो 230,625 इंटू 25। लीजिए जी, ये हमारे वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आ गया 57,625। लीजिए जी, ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आ गया। अब हम बात जरा थोड़ी लेबर की कर लेते हैं। लेबर में हमें बताया गया है कि लेबर वर्कर्स की तनख्वाह 9,000 है, और 9,000 पे में कितने घंटे काम होता है? यही लिखा है ना, 9,000 की तनख्वाह में 200 घंटे काम होता है। तो मैं क्या यहां से कह सकता हूं, ये तनख्वाह इनकी बन गई 45 पर आवर, ₹45 पर आवर बन गई। अब मुझे टोटल आवर्स चाहिए 230। क्या इन सब के मुझे पूरी तनख्वाह पे करनी है? 20,000 तो आइडल पड़े हैं, और आइडल पे मैं कितनी तनख्वाह देता हूं? मतलब 20,000 घंटे वर्कर फारग बैठा हुआ है, 60% तनख्वाह ले रहा है। तो इससे अगर मैं काम करवाऊंगा
रेलेवेंट कॉस्ट क्या निकली? 40%। लेबर की कॉस्ट जरा देख लो। मेरी लेबर कॉस्ट, पहले मैं यहाँ पे लेबर का रेट पर आवर देख लेता हूँ। लेबर रेट पर आवर मैं यहाँ पे आपके सामने अलहदा से कैलकुलेट कर देता हूँ। वो है हमारा 9000 बटा 200, ये है 45। अब इस 45 को लेके मैं वर्किंग बनाता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास लेबर के जो तो है ना 20,000 घंटे, उसकी तनख्वाह तो मुझे देनी है 45 का 40%, और जो बाकी बचे 2,10,625, इसकी तनख्वाह मुझे पूरी 45 रुपये के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। लीजिए जी, ये लेबर कॉस्ट यहाँ से सम कर लीजिए। ये 20,000 की तनख्वाह है और ये बाकी जो 2,10,625 बचे ये उनकी तनख्वाह है। 9 लीजिए जी, ये लेबर कॉस्ट भी वर्कआउट होगी। मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड एक स्ट्रोक में और लेबर के 2 स्ट्रोक लगे। आइडल टाइम पे जो रेलेवेंट कॉस्ट मुझे आइडल टाइम पे काम करवाने की वजह से पे करनी पड़ी, दैट इज रेलेवेंट। अगर मुझे यहाँ पे लिखा, ये जुमला ना लिखा होता, अगर ये जुमला ना लिखा होता ये वाला, तो मैं अज्यूम करता कि आइडल टाइम वर्कर को पूरी तनख्वाह जा रही है और मैं यहाँ पे लेता रेट 0। अगर ये जुमला यहाँ पे ना लिखा होता कि आइडल टाइम वर्कर को हम 60% पे कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग क्या होती कि आइडल टाइम पे तनख्वाह पूरी जा रही है, और जब पूरी तनख्वाह जा रही है तो काम करवाने की तनख्वाह हो जाती 0। लेकिन उसने लिखा आइडल टाइम में हम पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे, 60% दे रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इस लेबर से काम करवाऊंगा तो फिर तो पूरी देनी पड़ेगी ना। तो काम करवाने की वजह से इजाफी कितनी देनी पड़ी, दैट इज रेलेवेंट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जेब पे बोझ क्या पड़ा काम करवाने की वजह से। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 20,000 घंटों का सिर्फ 40% बोझ पड़ेगा और बाकी जो घंटे उसकी पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई। अब हम बात करते हैं जरा मटेरियल की। मुझे मटेरियल चाहिए कितना, मेरे पास मटेरियल बनाने की अवेलेबल फ्री कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 25,000। मतलब टोटल कैपेसिटी तो हमारी 1 लाख है, लेकिन 75,000 तो हम ऑलरेडी मार्केट में बना के बेच रहे हैं। इसका मतलब इस ऑर्डर के लिए जो अवेलेबल है वो 25,000 है। तो पहले तो हम उसका हिसाब कर लें। मटेरियल के लिए मैं वर्किंग 2 पे ले जाता हूं आपको, यहां से वर्किंग 2 पे, ये वर्किंग 1 थी, वर्किंग 2 पे आ जाते हैं हम। हमने कहा जी पहले तो जो 25,000 है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो उसकी, ये तो हम बना लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 25,000 kg, 25,000 kg बनाएंगे, कितना खर्चा लगेगा? 25,000 इंटू 200 पर kg 1 प्लस 80,000 1, ये 25,000 kg बनाने का खर्चा आ गया। कितना खर्चा आया? 50,80,000 ये बनाने का खर्चा आ गया। बाकी कितने बच गए? बाकी कितनी क्वांटिटी बच गई? कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 53125 kg। अब हमें इसकी कॉस्ट चाहिए दोस्त। ये 25,000 की कॉस्ट तो सिंपल थी, ये तो हम बना लेंगे, हमारी पास स्पेयर कैपेसिटी है। अब ये मैं केजीज, ये क्वांटिटी कहां से लाऊं? मैंने जो बेचने के लिए बनाई हुई है ये ना बेचूं या मार्केट से खरीद लूं मैं, यही 2 ऑप्शन है ना मेरे पास। आप इसको जिस मर्जी अंदाज से खरीदो, 25,000 का मसला नहीं है, वो मैं बना लूंगा। लेकिन जो बाकी 53125 रह गई है उसका मसला रह गया, वो इस ऑर्डर के लिए कहां से लाऊं? ऑप्शन नंबर 1, मैंने जो बना के बेचने के लिए रखी है बेचूं ना, इस्तेमाल कर लूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रहेगा ना यहां पे कि भाई एक मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है जो मैं बेच भी सकता हूं और मैं चाहूं तो इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल भी कर लूं। तो अगर इस्तेमाल करूंगा तो बेनिफिट फॉरगोन इज द रेवेन्यू, बेनिफिट फॉरगोन इज द रेवेन्यू। तो जनाब 53125 225 रुपए के साथ बेनिफिट फॉरगोन ले लो या बाजार से खरीदो, एक ही बात है ना। 225 का मिलेगा। कितनी कॉस्ट? 119। लीजिए जी, टोटल कर लीजिए।
033 125, ये हमारी मटेरियल की कॉस्ट आ गई 17033 मटेरियल की टोटल रिक्वायरमेंट हमारी है 78125 kg। 25,000 kg की स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, वो हम आसानी से बगैर किसी रुकावट के परेशानी के बना सकते हैं। उसकी कॉस्ट हमने लहदा निकाल ली। बाकी बचा 53125 kg। अब वो हम इन हाउस बनाने की स्पेयर कैपेसिटी तो नहीं है हमारे पास, बल्कि हमारे पास बेचने के लिए 75,000 हमने बनाया हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम वो ना बेचें और उसको यूज कर लें, या हम ये बाहर से खरीद लें। दोनों सूरतों में रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, बाहर से खरीदेंगे तो कॉस्ट ऑफ परचेज 225 का बेच रहे हो, आप अज्यूम करो बाहर से खरीद भी 225 कर सकते हो, ऐसे समझ लो। या आप इसको ऐसे ले लो कि मेरे पास बना पड़ा हुआ है, 225 का बाहर बेचना है, इस्तेमाल कर लेंगे तो 225 पर केजी का रेवेन्यू फोरगो हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ लो इसको। तो ये 53125 225 पे वैल्यू होगा, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गई जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक? किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछे बेटा। जी बेटा। नहीं बेटा, ये सेटअप कॉस्ट पर बैच है। सेटअप कॉस्ट पर बैच इज 80,000 और बैच कितने का होता है? 25,000 की सेटअप कॉस्ट है ये, ठीक है। इसीलिए मैं बेटा कहता हूं कि सवाल को बार बार पढ़ेंगे तो चीजें समझ आएगी। अब आप देखो ना, क्लियरली लिखा हुआ है एक बैच 25,000 का है और सेटअप कॉस्ट पर बैच इज 80,000, तो बात क्लियर होगी। 25,000 की सेटअप कॉस्ट है ये। तो सवाल को इसीलिए हमें बार बार पढ़ना है। अगर हम बार बार सवाल नहीं पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते, सही तरह पिक नहीं कर पाते, किस वैल्यू को किस तरह हमने अपनी वर्किंग में शामिल करना है। जी बेटा। रेवेन्यू, आपके साथी का सवाल है रेवेन्यू क्यों लिया, कंट्रीब्यूशन लॉस क्यों नहीं लिया? तो भाई कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए खर्चा नहीं लगेगा आपका, खर्चा लगा के कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो ना आप। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, और कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस अगर लेबर से जोड़ना होता, कॉस्ट भी लेनी है और कंट्रीब्यूशन भी लेना है, तो कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन प्राइस ही बन गई ना जी। एनी क्वेश्चन? वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट भी रेलेवेंट है और कंट्रीब्यूशन भी रेलेवेंट है, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज प्राइस। जी बेटा, कोई वर्किंग अगर समझ नहीं आई तो पूछिए। अच्छा जी, आखिरी आइटम हमारी रह गई है फिक्स्ड ओवरहेड की। इसको ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए, क्योंकि इसमें बात थोड़ी सी अगेन कुछ नॉलेज बेस में आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि इंशाअल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में इजाफे का बाइस बनेगी। इसमें हमें मल्टीपल चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ हमें जो बताई गई है कि यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइज्ड कैपेसिटी एट करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 80%। करंट से मुराद नया ऑर्डर आने से पहले, नया ऑर्डर आने से पहले हम अपनी कैपेसिटी का 80% यूटिलाइज कर रहे हैं। अब कैपेसिटी से मुराद क्या होती है? किसी भी फैक्ट्री की कैपेसिटी से, प्रोडक्शन कैपेसिटी से इस सेंस में क्या मुराद है? कैपेसिटी से मुराद है एबिलिटी टू प्रोड्यूस। किसी भी फैक्ट्री की एबिलिटी टू प्रोड्यूस, दैट इज द कैपेसिटी। कि भाई कोई फैक्ट्री मैक्सिमम कितने यूनिट बना सकती है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। और कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंडेंट है? जैसे मैं अगर कॉलेज की बात कर लो, भाई ये कॉलेज में बैठे हो, यहां पे क्लासरूम कैपेसिटी की बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन वन क्लास। अब ये कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंडेंट है? बढ़ सकती है, कम हो सकती है, किस वजह से? अगर हम क्लासरूम का साइज
बढ़ा दें। अगर हम कैपेसिटी ऑफ अ क्लासरूम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्लासरूम का साइज बढ़ा देना चाहिए। अगर हम कैपेसिटी कम करना चाहते हैं तो क्लासरूम का साइज कम कर दें। फैक्ट्री की बात करें, अगर आप फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो यू नीड बिगर बिल्डिंग, यू नीड मोर मशीन्स। ऐसा ही है ना। आप लेट्स अज्यूम आपके प्लांट एक मशीनरी की कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की है। आप चाहते हो मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 से बढ़ा के 20,000 पे ले जाऊं, क्या करना पड़ेगा? 2 मशीनें लेनी पड़ेंगी और शायद 2 बिल्डिंग भी किराए पे लेनी पड़ेंगी। एक बिल्डिंग में एक मशीन लगी, दूसरे में दूसरी लग जाएगी। आप कहो मैं अपनी कैपेसिटी 10 से बढ़ा के 20 पे ले गया, 20 से 30 पे लेके जाना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? तीसरी बिल्डिंग, तीसरी मशीन। तो कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप अपनी कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हो। कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट से कैपेसिटी बढ़ती है और कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉस्ट बिजनेस में क्या आती है? बिल्डिंग ली तो किराया, प्लांट लिया तो डेप्रिसिएशन। तो आपने कैपेसिटी 30,000 पे ले ली, मतलब 3 मशीनें खड़ी कर दी आपने। अब आप यूनिट बनाओ 1 या यूनिट बनाओ 30,000, डेप्रिसिएशन तो वही है ना भाई, बिल्डिंग का किराया तो सेम है ना। सो बेसिकली आपकी कैपेसिटी डिपेंडेंट है आपकी फिक्स कॉस्ट के ऊपर। अगर आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। जैसे हम 10,000 यूनिट की कैपेसिटी पे हैं तो एक बिल्डिंग का किराया, एक मशीन की डेप्रिसिएशन। हम अपनी कैपेसिटी को 20,000 करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं तो 2 बिल्डिंग का किराया, 2 मशीन की डेप्रिसिएशन। हम कैपेसिटी को 30,000 करना चाहते हैं तो 3 बिल्डिंग का किराया, 3 मशीन की डेप्रिसिएशन। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इदारे को अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक कैपेसिटी से होता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन से है, कितने यूनिट्स बना रहे हैं, और फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक कैपेसिटी से है, कितने यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हमने कहा था कि वॉल्यूम ऊपर नीचे होने से फिक्स कॉस्ट पे असर नहीं पड़ता। यूनिट कम बढ़ाओ, बनाओ, ज्यादा बनाओ, फिक्स कॉस्ट पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट बनाने ना बनाने से नहीं है। फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है, कितने बना सकते हो उससे ताल्लुक है। एक्चुअल प्रोडक्शन ऊपर नीचे होने से फिक्स कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हमारी फिक्स कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपकी थोड़ी सी जरा एनहेंस की। अब हम ये जुमला पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ इस पॉइंट में। उसने पहला जुमला मैंने आपको यहां से पढ़ाया कि भाई अभी इस ऑर्डर से पहले हम अपने प्लांट की 80% कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से इसको मैं मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग, इस जुमले को अगर मजीद एक्सपेंड करूं तो हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि इसका मतलब मैं अगर कैपेसिटी को बढ़ा के 80 से 100 पे ले जाऊंगा तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैं तो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी 100% करंट कैपेसिटी की पे कर रहा हूं, उसमें से 80 यूज कर रहा हूं, तो खैर है 100 कर लूंगा तो भी खर्चा तो किराया भी वही है, मशीन भी वही है, फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास इस वक्त 20% कैपेसिटी स्पेयर है, और स्पेयर कैपेसिटी का मतलब उस कैपेसिटी में भी अगर मैं प्रोडक्शन कर लूं, वो कैपेसिटी भी मैं यूज कर लूं, तो मुझे फिक्स कॉस्ट की मद में कोई खर्चा पे नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात हमने 80% वाली कैपेसिटी समझ ली। अब ये जुमला पढ़िए। अब हम ये वाला जुमला पढ़ते हैं। वो कहता है जी, इट इज एस्टिमेटेड दैट द स्पेशल ऑर्डर वुड ऑक्यूपाई 30% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। अब यहां पे थोड़ा सा मिसमैच आ गया। अगर तो नए ऑर्डर से 20% कैपेसिटी में बनता ना नया ऑर्डर, तो मुझे फिक्स कॉस्ट की मद में 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ना था। अब मुझे नए ऑर्डर के लिए चाहिए 30% कैपेसिटी, 10% का फर्क रह गया ना। अब इसका मतलब है अगर मुझे नया ऑर्डर प्रोसेस करना है तो मुझे कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी? 10%। ठीक हो गया, बात समझ आ गई कि भाई 20% की कैपेसिटी मेरे पास स्पेयर है, लेकिन मुझे प्लांट की 30% कैपेसिटी चाहिए। अब अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन के साथ मैं नया ऑर्डर भी प्रोसेस करना चाहता हूं तो मुझे अपनी कैपेसिटी को 10% बढ़ाना पड़ेगा। अब तीसरा जुमला पढ़िए। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बीटा कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ाई जा सकती है अप टू 50%, बट मुझे 50% नहीं बढ़ानी। मुझे कितनी बढ़ानी है? मुझे तो सिर्फ 10% बढ़ानी है।
अप टू 50 बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 10 बढ़ानी है। बाय इनकरिंग एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड, ये भी बात हमें समझ आती है। कैपेसिटी बढ़ानी है तो इजाफी फिक्स कॉस्ट लगानी पड़ेगी, इजाफी किराया, इजाफी मशीन डेप्रिसिएशन, ये बात भी हमें समझ आती है। अब आखिरी जुमला पढ़िए, द फिक्स्ड ओवरहेड रेट एप्लीकेबल टू एनहेंस कैपेसिटी, इजाफी कैपेसिटी पे, कैपेसिटी बढ़ाने पे जो खर्चा लगेगा वो 1.5 टाइम ऑफ जो करंट कैपेसिटी का खर्चा है उससे 1.5 गुना ज्यादा होगा। अब देखो, मैंने आपको के साथ तोड़ तोड़ के जुमला पढ़ाया, ये अब एग्जाम में आपको तोड़ना तो कोई नहीं बताता, इसलिए आपको कहा जाता है जो ट्रिकी एरिया उसको बार बार पढ़ो। शायद ये पैरा आपको एग्जाम में 4, 5, 6 दफा पढ़ना पड़ता, फिर आपको जाके समझ आता कि कहानी बात हो क्या रही है, क्योंकि पहले इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर कहीं जाके पूरी बात टोटलिटी में समझ आती बात हो क्या रही है। कहानी है क्या, करंटली हम 80% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, मतलब 20% स्पेयर है। ऑर्डर के लिए हमें 30% कैपेसिटी चाहिए, इसका मतलब हमें अपनी कैपेसिटी को 10% बढ़ाना पड़ेगा। कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब इजाफी फिक्स कॉस्ट, और इजाफी फिक्स कॉस्ट का रेट क्या है? तो भाई हमारी करंट फिक्स्ड कॉस्ट है 22 मिलियन, ये मेरी करंट फिक्स कॉस्ट है, ये मेरी 100% कैपेसिटी की फिक्स कॉस्ट है। तो 10% कैपेसिटी बढ़ाने की फिक्स कॉस्ट क्या बनेगी अगर रेट 1.5 गुना हो? तो निकाल लो यहां से 3.3 मिलियन, ये मेरी इजाफी फिक्स कॉस्ट है, ये मेरी करंट फिक्स कॉस्ट है, करंट 100% कैपेसिटी की। इस रेट के हिसाब से 10% इजाफी कैपेसिटी का खर्चा क्या बनता है, लेकिन नई कैपेसिटी पे ये रेट तो लगना नहीं, नई कैपेसिटी पे तो 1.5 गुना रेट लगना है। तो नई 10% कैपेसिटी बढ़ाने पे जो खर्चा लगेगा दैट इज 3.3 मिलियन। दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल इजाफी कॉस्ट रेलेवेंट, क्योंकि हमने यही पढ़ा है फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट वही है जो इजाफी लग रही है। तो ये इजाफी कॉस्ट है जो कैपेसिटी, ये अगर ये ऑर्डर लेना है तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब ये खर्चा करना पड़ेगा। तो अब सवाल आपका कंप्लीट है, यहां से टोटल पर यूनिट एंड देन प्राइस। बताइए प्राइस क्या है? प्राइस पर यूनिट बताओ मुझे, फाइनली कंप्लीट करके प्राइस पर यूनिट बता दें मुझे। $299, ये जी हमारी प्राइस है रुपीज में। ठीक है जी। अब बेटा इसको देख लीजिए, सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड आप समझ लीजिए, आप वर्किंग 3 से आई है आपकी, ये वर्किंग 3 है। इतनी सी कहानी मैंने बड़ी लंबी चौड़ी बताई, बट कैलकुलेशन उसकी बस इतनी सी है फिक्स्ड ओवरहेड की। अब एक तो फिर स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, वर्किंग से रिलेट कर लीजिए, कोई बात समझ नहीं आती तो पूछिए। अब इस तरह की चीज़ों में, डिसीजन मेकिंग के सवालों में रीडिंग में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, समझने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, कैलकुलेशन बात ऐसे करके हो जाती है। जैसे ये ओवरहेड की कहानी है, आपको पढ़ने में, समझने में, डिस्कस करने में हमने कितना टाइम लगाया, लेकिन कैलकुलेशन 2 सेकंड की है। अगर चीज़ समझ आ जाए तो कैलकुलेशन 2 सेकंड में हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखा कीजिए। बात का कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, मुश्किल चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है, बार बार पढ़ने में टाइम लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में, पेपर पे कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए रीडिंग करते हुए घबराना नहीं होता कि टाइम ज़ाया हो रहा है। मुश्किल चीज़ें हमें जब रीडिंग बार बार करके समझ आ जाती हैं तो पेपर पे हम बड़ी आसानी से उनको लिख पाते हैं, बड़ी स्पीडीली पेपर पे उनको लिख पाते हैं। जी बेटा, कोई बात यहां से समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। रेलेवेंट कॉस्टिंग पे हमने कुछ सवाल देखे हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर 11 में भी हर सवाल पे अप्लाई होगा, और इस अंदाज के सवाल भी हमें चैप्टर 11 में कुछ ना कुछ नजर आएंगे जब हम चैप्टर 11 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे। सो रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट चैप्टर 11 में भी एज इट इज एप्लीकेबल जारी और सारी है। सवाल भी वहां पे आएंगे इस तरह से मिलते जुलते, और कॉन्सेप्ट भी चलता रहेगा। तो ये टॉपिक, ये नहीं कि चैप्टर हमारा खत्म हो गया तो टॉपिक से जान छूट गई है, ये टॉपिक हमारे साथ साथ चलेगा चैप्टर 11 में भी। जी एनी क्वेश्चन? सवाल देख लिया। अब हम ऑटम 24 का जो एक सवाल है उसको भी देखेंगे।
नई स्कीम में जब से आई है ये 2 सवाल ही आए हैं। आर्टिकल 24 का क्वेश्चन 4, determine the cost gap if HG wants to achieve a profit of 25 million from Star in the first year। पहले साल कंपनी 25 मिलियन का मुनाफा कमाना चाहती है तो कॉस्ट गैप बताइए। पहले साल कंपनी 25 मिलियन का मुनाफा कमाना चाहती है, तो सवाल पढ़ते हैं जी और देखते हैं फिर इसको। HG Enterprises produces 3 similar products under different brand names. HG is planning to introduce a new product with several unique features under the brand name Star. नई प्रोडक्ट स्टार लॉन्च करने की बात हो रही है। Market research shows that first year HG can sell 190,000 units of Star at 620 per unit. However, HG's board believes that new products should only be introduced if it can increase the company's net profit by 25 million for the first year. उन्होंने कहा जी प्रोडक्ट हम तभी इंट्रोड्यूस करेंगे अगर इसकी वजह से पहले साल हमारे मुनाफे में 25 मिलियन का इजाफा है। To assess whether the above target is achievable, the finance department has provided following information. अच्छे सवाल का ना मैकेनिज्म मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मुझे यहीं से पढ़ते हुए समझ आ गई सवाल में होने क्या लगा है। हमें पहले साल के रेवेन्यू और पहले साल की कॉस्ट का डाटा गिवन है। हमें इस प्रोडक्ट का पहले साल का प्रॉफिट बनाना है कि भाई इस प्रोडक्ट से पहले साल इस डिटेल के मुताबिक कितना प्रॉफिट बनता है और उसको कंपेयर करना है इससे। फॉर एग्जांपल हमने हिसाब लगाया कि भाई हमारा जो डिटेल रेवेन्यू की दी गई है, यहां पे रेवेन्यू आ रहा है ना, यूनिट्स इनटू प्राइस, और ये नीचे कॉस्ट की डिटेल दी गई है, इसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट बनता है 20 मिलियन। टारगेट प्रॉफिट कितना है 25 मिलियन, तो कॉस्ट गैप कितना आया, ये सवाल है कि भाई 20 मिलियन प्रॉफिट आ रहा है, हमें 25 मिलियन चाहिए, तो कॉस्ट गैप है 5 मिलियन का कि हमें अपने प्रॉफिट को 5 मिलियन ऊपर ले जाने के लिए कॉस्ट को 5 मिलियन कम करना पड़ेगा ना, तो कॉस्ट गैप आ गया 5 मिलियन। जी बेटा जी, इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट, प्रोडक्ट तो नहीं है ना भाई, तो मैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट का पीएनएल बनाऊंगा, नहीं स्टार का प्रॉफिट का पीएनएल बनाऊंगा और देखूंगा स्टार का प्रॉफिट कितना है। अगर वो स्टार का प्रॉफिट 20 है, इसका मतलब स्टार की वजह से प्रॉफिट में 20 मिलियन, कंपनी के प्रॉफिट में 20 मिलियन का इजाफा आएगा। हमें 25 का चाहिए, इसका मतलब स्टार का प्रॉफिट 25 मिलियन होना चाहिए ना। स्टार की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में 25 मिलियन का इजाफा आना चाहिए, तो हम स्टार का प्रॉफिट कैलकुलेट करें, सिर्फ स्टार का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये स्टार के यूनिट्स हैं, ये स्टार की प्राइस है, ये स्टार का रेवेन्यू आ गया, ये स्टार की कॉस्ट की डिटेल है। स्टार का प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले साल का और उसको 25 से कंपेयर कर लेंगे, जो डिफरेंस है वही हमारा कॉस्ट गैप होने वाला है। तो मैंने आपको प्लान बता दिया, अब इसके मुताबिक सवाल पढ़ते हैं। रेवेन्यू मुझे उसने ये बता दिया हुआ है, यूनिट्स और प्राइस। अगली कहानी उसने कहा जी कमीशन देनी पड़ेगी 5% सेल्स पे। 5% of units produced are expected to be rejected upon inspection, which is carried out at the end of the process. The rejected units would be sold as scrap at 100 rupees per unit. Each unit of Star would require 2.5 kgs of raw material A, 2 kgs of raw material B. The estimated cost of A and B is 52 and 30 rupees per kg respectively. Labor is estimated at 0.5 hours per unit. Similar to the last year, 12.5% of labor hours would remain idle if HG continue to produce existing 3 products only. अगर कंपनी एग्जिस्टिंग 3 प्रोडक्ट ही बनाती रहे, क्योंकि जो कि अभी कंपनी करंटली 3 प्रोडक्ट बना रही है, उसने कहा जी अगर कंपनी अगले साल भी 3 प्रोडक्ट बनाएगी तो पिछले साल की तरह अगले साल भी 12.5% ऑफ द लेबर टाइम आइडल रहेगा। इसका मतलब चौथी प्रोडक्ट आने से, स्टार आने से इस आइडल टाइम के इस्तेमाल में आने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
HG retains the idle labor because they are highly skilled and such additional labor is not available in the market. बेशक आइडल है, हम उनको फारिग नहीं कर सकते, हमें कैरी करना जरूरी है, हम उनको सैलरी देनी पड़ती है. और वो कहता है however the idle labor are paid 90% of the normal labor. इसका मतलब अगर हम आइडल लेबर को इस्तेमाल करेंगे स्टार के लिए तो हमें सिर्फ देनी पड़ेगी तनख्वाह 10%. 90% तो ऑलरेडी दे रहे हैं. आइडल टाइम की 90% हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं. आइडल टाइम को स्टार की प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 10% देनी पड़ेगी तनख्वाह. एंड आर इंक्लूडेड इन फिक्स्ड ओवरहेड्स. ओवरटाइम इफ एनी इज पेड एट 75% above the normal labor rate. In the latest annual financial statement, direct labor cost was 140 million at 500 per hour. 40% of the factory overheads are fixed. Factory overheads are allocated on the basis of labor hours. As per the latest financial statement, total factory overheads were 105 million. ये है जी कहानी हमारी, और हमें अब इस कहानी के मुताबिक पहले साल का पीएनएल बनाना है स्टार का. तो इस सवाल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कुछ मैं अगर डाटा बनाऊं तो पीएनएल की शक्ल कैसी दिखेगी. शायद सेल्स लेस कमीशन, यहां से नेट सेल्स आ जाएंगी और नेट सेल्स में से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स. और कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप अगर हम बनाना शुरू करें उसमें क्या क्या आएगा. मटेरियल दो तरह के हैं, ए एंड बी, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड का जिक्र उसने किया नहीं, तो वो तो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड तो हम यहाँ पे नहीं लाएंगे पीएनएल में, हम वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पे लाएंगे. ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा और यहाँ से फिर हम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट ले लेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा. सॉरी एक चीज भूल गया, हम कॉस्ट में से हमें लेस कर देना है स्क्रैप वैल्यू. कॉस्ट में से हम लेस करते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ रिजेक्शन. स्क्रैप वैल्यू ऑफ रिजेक्शन वो हमें कॉस्ट में से लेस करनी है. फिर हमारी नेट कॉस्ट बनेगी और फिर यहां पे हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ले लेंगे. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम कंपेयर कर लें अगर टारगेट प्रॉफिट से तो हमारे पास कॉस्ट गैप आ जाएगा. टारगेट प्रॉफिट हमारा 25 मिलियन है, ये ऑलरेडी हमारे पास ये फिगर अवेलेबल है. तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे और टारगेट प्रॉफिट से कंपेयर करके हम कॉस्ट गैप रिपोर्ट कर देंगे. स्टार्टिंग विद सेल्स 1,90,000 यूनिट्स किस प्राइस पे, 620 पे. कितनी बनी वैल्यू, 117,800. ये 117.8 मिलियन. और इस पे कमीशन जानी है 5% की, 5890,000. नेट सेल निकाल लीजिए यहां से. अच्छा जी, ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया, नेट रेवेन्यू. अब हमें इसमें से कॉस्ट लेस करनी है, तो सबसे पहली चीज हमें जो पिक करनी है वो जो रिजेक्शन वाली कहानी है. रिजेक्शन के बारे में उसने क्या बताया, हमारी प्रोडक्शन में कितने % रिजेक्शन होगी. किस पैरा में लिखा हुआ है, 5% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिजेक्टेड. 5% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आर एक्सपेक्टेड टू रिजेक्टेड. इसका मतलब हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन कितनी है. रिक्वायर्ड सेल हमारी 190 है, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन हमारी 190 ओवर 95 इंटू 100. यही लिखा जी. सेल 190 करनी है, जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें से 5 रिजेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब सेल के लिए 95 अवेलेबल होगा. 100 बनाएंगे 95 बिकेगा, तो 190 बेचना है तो बनाना कितना है, 2 लाख यूनिट्स जो हमें बनाने हैं 2 लाख. अब हमें सारे खर्चे 2 लाख के हिसाब से रखने हैं. और सेल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव मैं यहां पे ऑलरेडी लिख देता हूं. 2 लाख बनाएंगे, 10,000 डिफेक्टिव निकलेंगे जो कि हम 100 रुपए के हिसाब से बेचेंगे. हमें यही बताया गया ना, डिफेक्टिव यूनिट 100 रुपए के हिसाब से बिकते हैं. कितने के बिकेंगे भैया, 1 मिलियन.
डिफेक्टिव यूनिट्स मेरे 10,000 बनेंगे, ये डिफेक्टिव यूनिट्स मेरे 10,000 बनेंगे, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 5% डिफेक्टिव यूनिट्स बनेंगे। बल्कि ये यहाँ पे मैं इसको वर्किंग के हिसाब से ही शो कर देता हूँ। प्रोडक्शन मेरी 2 लाख है वर्किंग 1 से, इसका 5% रिजेक्शन होनी है जो कि 100 रुपीज़ के हिसाब से बिकने हैं, और प्रोडक्शन हमने वर्किंग 1 से निकाली है, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन 2 लाख। अब मुझे सारे खर्चे जो है मटेरियल ए बी लेबर ओवरहेड ये सारे 2 लाख यूनिट्स के खर्चे मुझे यहाँ पे लेके आने हैं, तो सवाल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 1,90,000 यूनिट बेचने के लिए। जी बेटा जी, ये इसमें एक इशू आ रहा है कि इसकी जो वैल्यू करते हैं ना फिनिश गुड की और अब नॉर्मल गेम की और WPSCD की, इसमें जो आंसर है वो मैक्सिमम क्लास के बाद मुझे दिखाइएगा, क्लास के बाद मैं बताता हूँ। जी बेटा एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, मटेरियल ए हमें बताया गया है, मटेरियल ए लगता है एक यूनिट में 2.5 kg और आता है 52 का। सो 2 लाख यूनिट इंटू 2.5 kg इंटू 52 रुपये कितने का बना? 26 मिलियन। मटेरियल बी पर यूनिट लगता है 2 kg और आता है 30 रुपये का। 2 लाख यूनिट्स इंटू 2 kg इंटू 30 रुपये, इट इज 12 मिलियन। लेबर की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसने कहा लेबर में हमारे पास पिछले साल में टोटल टाइम का 12.5% आइडल रहा था। तो लेबर में जो टाइम पिछले साल आइडल रहा था पहले मुझे वो मेजर करना है, क्योंकि मुझे पहले उस आइडल टाइम को इस्तेमाल करना है सिर्फ 10% पे करके, और फिर जो बाकी का टाइम होगा वो मुझे ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, क्योंकि लेबर तो मेरे पास स्किल्ड ही है ना और आसानी से मिलती नहीं है। तो जो आइडल टाइम है उसका टाइम, उसकी कॉस्ट मैं 10% लूंगा, 500 का 10%, 90 तो ऑलरेडी पे कर रहे हैं हम। ये डिसीजन मेकिंग का, इसमें बेसिक ना डिसीजन मेकिंग का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया सवाल में, और डिसीजन मेकिंग हमने अगले चैप्टर्स जो हैं उनमें हमने डिस्कशन करनी है। और उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट ये है कि आप की प्रोडक्शन से आपकी जेब पे जो बोझ आ रहा है आपने वो कैलकुलेट करना है। मैं जब स्टार नहीं बना रहा था 90% तनख्वाह तो मैं पहले ही दे रहा था, तो स्टार बनाने की वजह से 10% सिर्फ देनी पड़ रही है। ठीक है, तो मुझे पहले देखना है मुझे स्टार के लिए टोटल आवर्स कितने चाहिए, फिर मुझे देखना है उसमें से आइडल आवर्स कितने मेरे पास पड़े हुए हैं और बाकी मेरे ओवर टाइम कितने हैं। आइडल आवर्स की कॉस्ट, ओवर टाइम की कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट इकट्ठी करेंगे, यहां पे आएगी मेरे पास। ठीक है जी, तो मैं इसके लिए अगर वर्किंग बनाना शुरू करूं अलहदा से, वर्किंग 2 से हम लेबर कॉस्ट लेके आते हैं सारी की सारी। सबसे पहले हम यहां पे लेके आते हैं टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। हमें स्टार के लिए लेबर आवर रिक्वायर्ड कितने हैं? लेबर आवर लगते हैं जी हर यूनिट पे 0.4, तो 2 लाख इंटू 0.4, क्योंकि मुझे 2 लाख यूनिट बनाने हैं ना भाई, तो 0.4 के हिसाब से 80,000। इसमें से अगर मैं लेस कर दूं आइडल टाइम, तो मुझे आवर्स, लेबर आवर्स टू बी हायर्ड फ्रॉम ओवर टाइम मिल जाएंगे। तो मुझे टोटल 80,000 के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक आइडल टाइम से, एक ओवर टाइम से। तो मेरे लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगी, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगी। लेबर कॉस्ट मेरी बन जाएगी आइडल टाइम, आइडल आवर्स, अभी मैं आवर्स की फिगर नहीं डाल रहा, इंटू 500 इंटू 10%, और ओवर टाइम आवर्स इंटू 500
इंटू 1.75, एम आई राइट? यहां से मेरी ये लेबर कॉस्ट बन जानी है जी। तो मुझे आइडल टाइम सिर्फ निकालने हैं, तो आगे की सारी कहानी ठक करके मेरी हल हो जाएगी। मुझे सिर्फ आइडल टाइम चाहिए। मेरा करंट आइडल टाइम है कितना, ये वर्किंग बेटा समझ लो। अगर ये फिगर मेरी एक फिगर आ जाए, ये दूसरी फिगर निकलेगी, ये दोनों फिगर आ जाएं, तो आइडल आवर्स और ओवरटाइम आवर्स को लेके मेरी लेबर कॉस्ट निकल आएगी। कैलकुलेशन फॉलो कर लो, फॉर्मेट को फॉलो कर लो, फिर हम आइडल टाइम के पीछे चलते हैं। इस वर्किंग में, वर्किंग 2 में कोई और पॉइंट समझ नहीं आ रहा आइडल टाइम कैलकुलेशन के अलावा, तो पूछिए। $500 पर आवर हमारा बेज का रेट है और हम आइडल लेबर को स्टार बनाने से पहले ही 90% पे कर रहे हैं 500 का। स्टार बनाएंगे तो फिर वो लेबर आइडल तो ना रही ना, फिर तो उसने काम करना शुरू कर दिया, और जब काम करना शुरू किया तो उसको फिर 90% थोड़ी देंगे, फिर तो पूरी तनख्वाह देंगे। तो स्टार बनाने की वजह से हमें 10% मजीद पे करना पड़ेगा आइडल आवर्स का, और बाकी जो आवर बचेंगे उनकी हमें 75% प्रीमियम के साथ पे करना पड़ेगी तनख्वाह। अच्छा, ये अब आइए, हमारे पास आइडल आवर्स कितने हैं। हमें बताया गया है कि पिछले साल टोटल आवर्स का 12.5 आइडल था। इसका मतलब पिछले साल टोटल का 87.5 वर्किंग था, ऐसा ही है ना? पिछले साल 80 टोटल आवर का 87.5 आवर्स वर्कर ने प्रोडक्ट बनाई, और टोटल आवर का 12.5% लेबर फारिग रही। जो प्रोडक्ट बनाई जिस टाइम में, उसकी तनख्वाह पूरी ली, और जिस टाइम में प्रोडक्ट नहीं बनाई उसकी तनख्वाह 90% ली। तो मैंने पिछले साल लेबर को प्रोडक्ट बनाने पे भी तनख्वाह दी और प्रोडक्ट ना बनाने पे भी तनख्वाह दी। क्या इन दोनों तनख्वाहों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिहाज से कोई फर्क होता है? जो प्रोडक्ट बनाने पे तनख्वाह दी वो डायरेक्ट है, और जो प्रोडक्ट ना बनाने पे तनख्वाह दी इनडायरेक्ट है। भाई कहीं पढ़ के आए थे ना, प्रोडक्ट ना बनाने पे जो तनख्वाह मिली वो इनडायरेक्ट है, और जो प्रोडक्ट बनाने पे तनख्वाह मिली वो डायरेक्ट है। अब ये जुमला पढ़ो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पिछले साल की 140 मिलियन, 500 रुपए के हिसाब से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिल गई है मुझे। डायरेक्ट लेबर का रेट मेरे पास है, तो क्या मैं पिछले साल यूनिट्स बनाने पे कितना टाइम लगा ये निकाल सकता हूं? यूनिट्स बनाने पे जितना टाइम लगा उसी की तनख्वाह को डायरेक्ट लेबर कहते हैं ना भाई। तो भाई यूनिट्स बनाने पे जो टाइम लगा पिछले साल, यूनिट्स बनाने पे जो पिछले साल टाइम लगा वो है 140 मिलियन तकसीम 500। ये यूनिट्स बनाने पे टाइम लगा कितना? 2,80,000। ये टाइम यूनिट्स बनाने पे लगा, और यूनिट्स बनाने पे जो टाइम लगता है वो टोटल का कितना होता है? 87.5। ये 87.5 है, तो आइडल टाइम 12.5 है। ऐसा ही है ये कहानी, यही कहानी बताइए नहीं मुझे। कभी पिछले साल टोटल टाइम का 12.5 आइडल था, पिछले साल टोटल टाइम का 87.5 प्रोडक्शन में था, तो ये प्रोडक्शन का टाइम है, ये 87.5 है, तो आइडल टाइम 12.5 कितना है? 40,000। ये है जी आइडल टाइम की कैलकुलेशन। आइडल टाइम लास्ट ईयर आया था 40,000। उसने कहा जी अगले साल भी यही आएगा अगर एच नहीं बनाते तो। आइडल टाइम अगले साल भी सेम ही आने वाला है, अगर आप स्टार नहीं बनाते, सॉरी नई प्रोडक्ट नहीं बनाते तो सेम ही आएगा। तो 40,000 आइडल टाइम हम स्टार में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब ओवरटाइम कितना करवाना पड़ेगा? 40,000। लीजिए जी, आइडल टाइम 40,000 है, उसकी कॉस्ट ले लो, और ओवरटाइम भी 40,000 है, उसकी कॉस्ट ले लो। ये है 2 मिलियन, और ये कितनी है? 35 मिलियन। टोटल कितना हो गया? 37 मिलियन।
लेबर कॉस्ट 37 मिलियन। जी बेटा, क्वेश्चन करना चाहते कोई? जी बेटा, बेटा स्टार बनाने में लेबर कौन सी इस्तेमाल होनी है? जो एग्जिस्टिंग लेबर जो मेरे पास काम कर रही है ऑलरेडी, ठीक है। मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं कि अगर मैं स्टार बनाऊंगा तो स्टार बनाने की सूरत में मुझे लेबर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, वही स्टार के पीएनएल में जाएगी ना। स्टार बनाने की सूरत में मुझे लेबर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, वही स्टार के पीएनएल में जानी है ना। तो स्टार बनाने के लिए टाइम कितना चाहिए? 80,000। ये टाइम मैंने काम करवाना है एग्जिस्टिंग लेबर से। अब एग्जिस्टिंग लेबर के पास 40 घंटे तो पहले ही फारिग है, लिखा ना 40,000 घंटे पहले ही फारिग पड़े हुए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, फारिग पड़े हुए। तो मैंने कहा जी एग्जिस्टिंग लेबर के पास 40 घंटे तो पहले ही फारिग है, वो भी काम करवा लूंगा स्टार के लिए, और 40,000 का मैं ओवर टाइम करवा लूंगा। तो मैंने ये 80,000 करवाने एग्जिस्टिंग लेबर से ही हैं, 40,000 वो तनख्वाह लेके फारिग बैठे हुए, उसमें काम करवा लूंगा और 40,000 ओवर टाइम करवा लूंगा उनसे। तो भाई जो फारिग बैठे हुए हैं उसकी तनख्वाह मुझे सिर्फ देनी है 10%, क्योंकि 90% तो मैं पहले पे कर रहा हूं, काम करवाने के बगैर ही उनको मैं 90 दे रहा हूं। तो स्टार बनवाने के सिर्फ देने पड़ेंगे मुझे 10%, तो भैया 10% ले लो, और ये मुझे करवाने पड़ेंगे ओवर टाइम, तो 75% प्रीमियम। तो टोटल मुझे खर्चा जो लेबर को पे करना पड़ेगा अगर मैंने स्टार बनानी है तो वो 37 मिलियन है। 37 मिलियन की लेबर कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ेगी अगर कंपनी ने स्टार बनानी है, ठीक है। तो स्टार बनाने का खर्चा जो कंपनी की जेब से जाना है वो लेबर का 37 मिलियन का है। जी बेटा, किसी बच्चे के और जहन में यह सवाल लेबर से रिलेटेड? इस सवाल में लेबर की वर्किंग एक ट्रिकी वर्किंग है, बाकी सारी वर्किंग रिलेटिवली आसान थी। रेवेन्यू, कमीशन, प्रोडक्शन के यूनिट्स बनाना, उससे मटेरियल भी, ये रिलेटिव सिंपल था। सिर्फ लेबर की जो वर्किंग है दैट वाज ट्रिकी। मैं लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, लेबर की वर्किंग में ये जो छोटी सी मैंने आपको 10% 90% का फर्क बताया, ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में भी डिस्कस नहीं किया, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर दिया। अगले जो चैप्टर हमारे हैं, चैप्टर बल्कि अगला जो है रेलेवेंट कॉस्टिंग का, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा डिटेल में डिस्कस होना है। शायद ये क्वेश्चन हम चैप्टर नेक्स्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद कर लेते तो ज़्यादा आसानी से चीज़ समझ आ जाती, लेकिन खैर स्टिल वी आर नॉट फार। सिर्फ एक कैलकुलेशन थी जिसमें हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेना पड़ा जो हमने आगे मजीद दोबारा जाके डिटेल में इंशाअल्लाह कर लेंगे कवर नेक्स्ट चैप्टर में, रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आ जाइए ओवरहेड्स पे। ओवरहेड्स में हमें बताया गया है कि हमारे कंपनी के जो फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स हैं वो 105 हैं, जिसमें से 40% वेरिएबल, 40% सॉरी फिक्स हैं। फिक्स्ड ओवरहेड की डेफिनेशन क्या होती है? जो प्रोडक्शन बदलने से, इसका मतलब हम स्टार बनाएंगे तो हमारी कंपनी के फिक्स्ड ओवरहेड में कोई चेंज आएगा सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड में। और उसने कहा वेरिएबल ओवरहेड में चेंज आता है, उसकी बेस क्या है? डायरेक्ट लेबर, सॉरी उसकी बेस है डायरेक्ट लेबर आवर, ये इसकी बेस है जी। इसका मतलब हमें सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा पड़ेगा स्टार बनाने की सूरत में, और वो भी लेबर आवर्स के हिसाब से पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं अभी हमारा खर्चा लेबर आवर के हिसाब से क्या है। 105 मिलियन का 60% वेरिएबल है, और ये खर्चा हमारा आता है 2,80,000 घंटों पे। पिछले साल हमने 2,80,000 घंटे ही काम किया था ना। तो वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा तो जितने घंटे काम होता है उतने घंटों पे ही लगता है ना। जब काम ही नहीं हो रहा, लेबर फारिग बैठी हुई है, तो मशीन ही नहीं चल रही, बिजली का बिल भी नहीं आ रहा, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा सिर्फ जब काम होता तब लगता है। तो हमने पिछले साल इतना वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा किया था इतने घंटे काम करके, हमारी पर आवर कॉस्ट आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने स्टार के लिए कितने घंटे काम करना है?
स्टार के लिए 80,000 घंटे काम करना है ना, ये हमने निकाला हुआ है। स्टार के लिए टोटल टाइम होने हैं 80,000 घंटे, तो टोटल ओवरहेड निकाल लो यहाँ से। कितना जी? 18 मिलियन। लीजिए जी, हम अगर स्टार की प्रोडक्शन करते हैं तो स्टार की प्रोडक्शन की मद में हमें वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 18 मिलियन का करना पड़ेगा। फिक्स्ड ओवरहेड तो होते ही फिक्स्ड हैं, जो कि प्रोडक्ट ऐड होने से नहीं बढ़ते। कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि नई प्रोडक्ट आई है तो इसकी वजह से कोई नई डेप्रिसिएशन आएगी, कोई नया सुपरवाइजर आएगा जिसकी सैलरी होगी, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो फिक्स्ड ओवरहेड को हमने छोड़ दिया। हमने कहा जी वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर के हिसाब से हमारा जो रेट है वो हमारा 80,000 घंटों पे क्या बनता है, टोटल कर लीजिए जी यहाँ से 93 मिलियन। इसमें से एक लेस किया 92 मिलियन। सेल्स में से इसमें से ए माइनस बी किया तो प्रॉफिट आएगा, ए माइनस बी प्रॉफिट आएगा हमें कितना जी, ए माइनस बी 19.91 मिलियन। 25 मिलियन से डिफरेंस ले लो, कॉस्ट गैप आ जाएगा 0.09 मिलियन। लीजिए जी, दिस इज द कॉस्ट गैप। 25 मिलियन का मुनाफा कमाना है हमने, और फिलहाल जो हमें हिसाब किताब बताया गया है उस तरह चलेंगे तो 19.91 मिलियन कमाएंगे। हमें 25 मिलियन के मुनाफे पर जाने के लिए अपनी कॉस्ट को 5.09 मिलियन से नीचे लाना है, तभी हमारा प्रॉफिट 25 मिलियन हो पाएगा। जी बेटा, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। आप इसकी प्रेजेंटेशन को किसी और अंदाज से भी दिखाना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे एक प्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता था कि हमारी जो टारगेट सेल्स हैं लेस कमीशन, वो कितनी आ रही है, टारगेट सेल्स लेस कमीशन कितनी है, 111.91 मिलियन रुपीस इन मिलियन में। ये हमारी सेल्स हैं। इसमें से अगर मैं लेस कर दूं अपना टारगेट प्रॉफिट, वो है 25 मिलियन का, तो मुझे टारगेट कॉस्ट मिल जाती है 86.91 मिलियन। इसमें से मैं अगर लेस कर दूं एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो कि हमने अभी सारी वर्किंग से कैलकुलेट की कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से 92 मिलियन, ये लेस कर दें तो मुझे यहां से कॉस्ट गैप इधर से भी मिल सकता है 5.09 मिलियन। ठीक है जी, मुझे कॉस्ट गैप इधर से मिल सकता है। मैं इसको वर्किंग 1 से रेफ़र कर दूं, इसको मैं वर्किंग 2 से रेफ़र कर दूं, तो लीजिए जी, हम सवाल को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे। ये वर्किंग 1 है मेरी और ये मेरी वर्किंग 2 है, हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे। तो प्रेजेंटेशन आप ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर इंशाअल्लाह पूरे बनते हैं।